नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा टॉपिक जो रहेगा सॉलिड वेस्ट पे ही बेस्ड रहेगा। सारा जो हमारा आज डिस्कशन रहेगा दोस्तों सॉलिड वेस्ट पे ही रहेगा। इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक इसमें आ सकता है, उन सारी चीज़ों को हम, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ, मतलब सॉलिड वेस्ट में जितने प्रकार का वेस्ट होता है, सारे वेस्ट को यहाँ पर हम देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ओके, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक अच्छा सा देखिए लाइन है कि डोंट यूज एनर्जी टू वरी, मतलब अपने एनर्जी का, ऊर्जा का यूज़ आप मतलब किसी प्रकार का चिंता करने में मत लगाइए। यूज योर एनर्जी टू बिलीव, क्रिएट, ट्रस्ट, ग्लो एंड मैनिफेस्ट एंड हील, मतलब अपने ऊर्जा का प्रयोग आप किसी अच्छे चीज़ को बिलीव करने में लगाइए, क्रिएट करने में, कोई नया चीज़ क्रिएट कीजिए, स्टोर करने नहीं, क्रिएट कीजिए, सृजन करने में, ट्रस्ट करने में, विश्वास करने में, ग्रो करने में, इन सब चीज़ों में हमको अपना एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, ना कि चिंताओं करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट वो कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है या किस इंडस्ट्रियल वेस्ट का हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। देखिए ऑप्शन आपका फ्लाई एश, स्लैग, स्लज, रेड ऑक्साइड। आई थिंक आप सभी चीज़ों से अवगत होंगे दोस्तों, सभी चीज़ जानते हो कि फ्लाई एश क्या होता है, स्लैग क्या होता है, स्लज क्या होता है, रेड ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए जो फ्लाई एश होता है दोस्तों, कोल इंडस्ट्री या जहाँ थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर कोयला जला के आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर कोयला का जो ऐश बचता है, अंत में कोयला के जलने के बाद जो हमारा ऐश बचता है, राख बचता है, वो क्या है आपका फ्लाई ऐश, उसी को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। ऑलराइट, स्लैग क्या होता है, तो मेटलर्जी आपने पढ़ा होगा दोस्तों। मेटलर्जी में जो इम्प्योरिटीज़ रहता है, ओके, इम्प्योरिटीज़ जो रहता है मेटलर्जी में, जब हम उसको मेटल को प्योर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, तो बहुत सारा जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसमें कुछ को हम स्लैग भी बोलते हैं। ओके, स्लज वेस्ट वाटर का जो नीचे मतलब सेडिमेंट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, और ये रेड ऑक्साइड है। ऑलराइट, देखिए तो सीमेंट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप उससे फ्लाई ऐश का यूज़ करके आप तो उसको सीमेंट में मिक्स करो, और दूसरी बात उसका ब्रिक मतलब ईंट बना के उस ईंट का भी घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, थोड़ा ये मजबूत भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसका यूज़ होता है, तो फ्लाई ऐश का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इन दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि आप जो मिट्टी से पका हुआ ईंट जो पहले आप था मिलता था, उस पर सरकार ने एक प्रकार से पाबंदी लगा दी है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है और फ्लाई ऐश को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहा है। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट इज बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स एनी मटेरियल दैट इज रेंडर्ड यूजलेस ड्यूरिंग ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम प्लांट्स, मिल्स एंड माइंस। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो भी उसका बाय प्रोडक्ट है, जो उसको उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो उसके इस्तेमाल का नहीं होता है, उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, जो इंडस्ट्री मतलब यूजलेस उसको छोड़ दिया गया है, चाहे वो किसी बड़े प्लांट से निकल सकता हो, मिल से निकल सकता हो या माइन से निकल सकता हो, वो उसका बाय प्रोडक्ट है या उसका वेस्ट है। सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर सिलिका फ्यूम। एग्जाम्पल मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट का कुछ एग्जाम्पल देखिए, सिलिका का फ्यूम हो सकता है, स्लैग हमने बताया था मेटलर्जी से निकलता है, स्लज हो सकता है, फ्लाई ऐश हो सकता है, सैंड पेपर हो सकता है, मेटल ग्लास हो सकता है, ये सब क्या है आपका वेस्ट है या बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। फ्लाई ऐश इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। कहाँ से निकलता है, तो थर्मल पावर प्लांट से दोस्तों, कोयला के जलाने के बाद जो ऐश बचता है उसी को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, उसका राख जो है उसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका मतलब अच्छे से यूज़ किया जाता है। द फ्लाई ऐश हैज़ ए वाइडर एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिक बनाने में भी, ईंट बनाने में भी आप एक प्रकार का ग्रे कलर का जो ईंट देखते होंगे दोस्तों, वो फ्लाई ऐश से ही बनता है। ऑलराइट, Nowadays all the industries are adding the fly ash 25% in the production of the cement. गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि 25% आपको सीमेंट में फ्लाई ऐश को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ऐश तो हमारा एक तो वेस्ट ही था, इसका यहाँ पर हम इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं और इसका कोई मतलब टिकाऊ भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लाई ऐश का। कॉपर स्लैग देखिए दोस्तों, कॉपर स्लैग हैज हाई टफनेस सो इट कैन बी यूज टू पार्सली रिप्लेसिंग द फाइन एग्रीगेट ऑब्टेन द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ। कॉपर स्लैग मतलब कॉपर के प्यूरिफिकेशन से या कॉपर के मेटलर्जी से जो स्लैग निकलता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है दोस्तों। तो जहाँ भी हमको स्ट्रेंथ, किसी एलॉय में हमको स्ट्रेंथ बनाना, मतलब स्ट्रेंथ के लिए हम किसी एलॉय को बना रहे हैं, ताकत के लिए, मजबूती के लिए, तो हम वहाँ पर स्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
द स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो हैज़ बीन यूज फॉर द मोर्टार। मोर्टार मतलब एक प्रकार का सीमेंट ही होता है, उसको बनाने में भी हम चूना, तो चूना में भी हम कॉपर स्लैग का यूज कर सकते हैं। स्लज आप जानते होंगे, इट रेफर्स टू द रिसाइडियल मटेरियल लेफ्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो सकता है या सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो हमारा रिसाइकल बच जाता है नीचे, उसको क्या कहते हैं, हम स्लज कहते हैं। द पेपर इंडस्ट्री दैट हैज रिसाइकल्ड द पेपर इंडस्ट्री दैट यूजेज रिसाइकल्ड पेपर एज न्यू मटीरियल एज रॉ मटीरियल हैज ए बाय प्रोडक्ट पेपर स्लज विच हैज ए हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक मटीरियल एंड अदर मिनरल्स। मतलब पेपर इंडस्ट्री में जो उसका बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल और कुछ और मटेरियल हो सकता है उसके अंदर। बिकॉज ऑफ इट पोजोलैनिक एक्टिविटी पेपर स्लज कैन बी यूज एज ए सीमेंटेशियस मटेरियल इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। देखिए पोजोलैनिक एक्टिविटी एक प्रकार की जैमी, देखिए जैम जो होता है, जैम जेली लाइक मटेरियल होता है उस प्रकार का, उसी प्रकार इसका पोजोलैनिक एक्टिविटी होता है पेपर मतलब पेपर स्लज का, इसलिए हम इसका सीमेंटेशियस मटेरियल मतलब सीमेंट वगैरह बनाने में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा फ्लाई ऐश का यूज़ होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट से पर्यावरण पर सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है या सबसे भारी प्रभाव क्या पड़ सकता है इन्वायरमेंट पे हैजार्डस वेस्ट के कारण? एयर पोल्यूशन हो सकता है, या सेकंड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीजेज ऑफ गैसेस, एंड द फोर्थ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ सकता है? तो आपका कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हैजार्डस वेस्ट का जो सबसे बैडली इफेक्ट जो पड़ सकता है कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पर, याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हैजार्डस वेस्ट इज ए वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ और द एनवायरनमेंट। हमने कई बार बात की हैजार्डस वेस्ट के बारे में, पूरा वीडियो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बहुत सारा टॉपिक पेपर 2 का हमने डिस्कस कर दिया है। हैजार्डस वेस्ट आपका हो सकता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड, आपका वाटर रिक्लेमेशन, रीयूज, बहुत सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर चुका है दोस्तों। लगभग 80% सिलेबस कवर कर हो चुका है आपका पेपर 2 का, आप जाके देख सकते हैं। तो हैजार्डस वेस्ट के बारे में बात की थी कि ऐसा कोई वेस्ट जिसका सब्सटेंशियल पोटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेट हो इन्वायरमेंट पर या पब्लिक हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा थ्रेट हो, ओके, प्रभाव पड़ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं हैजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में रखते हैं। द मोस्ट सीरियस इफेक्ट ऑफ दिस इज द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो ग्राउंड वाटर को ये कंटामिनेट कर सकता है। ओके, हैजार्डस वेस्ट आर मटेरियल दैट आर नॉन और टेस्टेड टू एग्जिबिट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हैजार्डस ट्रेट। हैजार्डस वेस्ट उस सारे मटेरियल को कहेंगे जो नीचे हम 2-4 कैटेगरी जो दोस्तों मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। अगर ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है किसी भी वेस्ट के अंदर तो उसको हम हैजार्डस के अंतर्गत रखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इग्निटेबिलिटी, रिएक्टिविटी, कोरोसिविटी और एक और होता है टॉक्सिसिटी। अगर ये चारों किसी भी वेस्ट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोज करता है, वो एग्जिबिट करता है, तो उसको हम हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, हैजार्डस वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज, कई सारे स्रोत से निकल सकता है हैजार्डस वेस्ट आपका। रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेस्टेज टू बैटरीज एंड मे कम इन फॉर्म इंक्लूडिंग लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड स्लजेज। आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से निकल सकता है। हमने मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में बात किया था, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से निकलता है, वो पेस्टिसाइड बनाने में उसका इस्तेमाल हो सकता है। बैटरी इंडस्ट्री से आपका कई प्रकार का एसिड निकल सकता है, वो आपका क्या हैजार्डस वेस्ट है। केमिकल इंडस्ट्री से आपका हैजार्डस वेस्ट निकल सकता है। ओके, और कई फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, गैस और स्लज के फॉर्म में, कई सारे फॉर्म में ये आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट RCRA पास इन 1976 में इसको पास किया गया है। वाज एस्टेब्लिश टू सेट अप ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। पता है हैजार्डस वेस्ट का किस प्रकार से सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट पास किया गया था 1976 में। The international community has defined the responsible management of hazardous waste and chemical as an important part of developing a sustainable development with Sustainable Development Goal 12. The international community has defined the responsible management of hazardous waste, मतलब hazardous waste को किस प्रकार से हम उसका जवाबदेही पूर्वक उसका मैनेजमेंट करें, उसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में भी कुछ सारी बातें की है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़ा होगा, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों। 2015 से 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि इसको हमको पूरा करना है। ऑल राइट, इसके बारे में भी हमने अलग वीडियो बनाया है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है UPPCS में और आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे एक बार हम चर्चा कर दे दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम सबके बारे में हल्का फुल्का एक ओवरव्यू देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट ये बात करता है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी।
ओके, ये पॉवर्टी के बारे में बात करता है। सेकेंड जो आपका है ये भूखमरी के बारे में बात करता है, हंगर को कंप्लीट एवोल्यूशन के लिए। थर्ड जो है आपका ये आपका दोस्तों गुड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बढ़िया हो, इसके बारे में बात करता है। चार जो आपका क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। ऑलराइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है ये आपका जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। तो 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, यह है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता के बारे में बात करता है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये पूछा जा सकता है। 7th बात करता है आपका सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए, मतलब थोड़ा चीप हो और क्लीन एनर्जी हो। 8th बात करता है आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास के लिए। 9th बात करता है आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचों का निर्माण के लिए। 10th बात करता है दोस्तों असमानता में कमी, जो भी डिफरेंसेज आ गया उसमें हमको कम करना है। ओके, 11 बात करता है आपका टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। और जो 12th बात करता है, देखिए यही इंपॉर्टेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 के बात किया वहाँ पर, कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल के साथ आपको उपभोग भी करना है और उसका प्रोडक्शन भी करना है। ओके, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपको इतना ही किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर के लिए भी वो बच पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 वो बताता है। 13 हमको बताता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। 14 में लिखा हुआ है पानी के नीचे जीवन, लाइफ इन द वाटर। 15 आपका भूमि पर जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लाइफ है उसके बारे में बताता है। 16 आपका है कि शांति और न्याय के लिए संस्था का निर्माण करना है। और 17 है लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपको बुनियादी ढांचों का निर्माण करना है। ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 था टोटल। इस पर भी दोस्तों मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ही वहाँ से क्वेश्चन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 हमने आपको बता दिया दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना है। इसका मतलब देखिए, द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP estimated that more than 400 million tons of hazardous waste are produced universally each year। ये डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने बताया कि लगभग 400 मिलियन टन हैजार्डस वेस्ट प्रत्येक साल पूरे यूनिवर्सली, मतलब वही पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है। 400 मिलियन टन ऑफ हैजार्डस वेस्ट पूरे वर्ल्ड में 400 मिलियन टन हैजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज है। अगर सॉलिड वेस्ट का सही से डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है? मलेरिया कर सकता है, टाइफाइड कर सकता है, प्लेग कर सकता है या डिसेंट्री, कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है दोस्तों? सॉलिड वेस्ट का यदि नॉन डिस्पोजल हो तो मतलब सही से उसका डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल ना हो तो आपका प्लेग कर सकता है दोस्तों। प्लेग यू नो ना, प्लेग रोडेंट बॉर्न डिजीज है, ये चूहा के माध्यम से फैलता है दोस्तों। चूहा जो कई सारे आपका कह सकते हैं कि कचरों पर यह रहता है। लैंडफिल, मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा लैंडफिल, वहाँ पर आप देखिएगा चूहा आपको आसानी से मिल जाएगा, वो अपना भोजन के तलाश वहाँ पर जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि यर्सिनिया पेस्टिस और पास्टरा पेस्टिस दोस्तों ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये उसके अंदर रहता है, मतलब रहता ही है। ओके, ये मान लीजिए वहाँ गया, उसके बाद ये मतलब वहाँ से भाग के आपके घर में भी आ जाता है। किसी चीज़ को ये टच कर दिया, हो सकता है आपके पानी को कंटामिनेट कर दिया, उस पानी का आपने यूज़ कर लिया तो ये आप में भी फैल सकता है। तो प्लेग बहुत भयंकर बीमारी है दोस्तों, इसको महामारी भी कहते हैं। इतिहास में भी प्लेग को लेकर कांड हो गया था। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड या कोई भी जो ये सब सारा चीज़ आया है, कहीं ना कहीं प्लेग जो फैल गया था उसके कारण ही आया दोस्तों। उसी पर मतलब उसको कम करने के लिए महामारी जो फैला था, इस महामारी में बहुत सारे आदमी की डेथ हो गई थी। इससे रिलेटेड हिस्ट्री में भी मतलब है इंडियन हिस्ट्री में कि 1896-97 के आसपास महाराष्ट्र में भयंकर रूप से प्लेग फैल गया था। इसलिए कमेटी भी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष आपको रैंड, आपने पढ़ा होगा रैंड और आयर्स्ट को इसका मतलब अध्यक्ष बनाया गया था। इन लोगों को दिया गया था दायित्व कि आप मतलब प्लेग में जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनकी सहायता करना है, उनकी देखभाल करना है। लेकिन ये तो करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, महिलाओं से छेड़खानी शुरू कर दिया था। ओके, वहाँ के स्थानीय महिलाओं से छेड़खानी शुरू कर दिया था, जिसके कारण नाराज होकर दो भाई थे, चापेकर बंधु, जिसका नाम आता है हिस्ट्री में चापेकर बंधु। दोस्तों ये ऐसा ही एग्जाम में पूछ लेता है, चापेकर बंधु का संबंध किस कांड से है? तो मतलब चापेकर बंधु का जो है संबंध किस कांड से है? तो वही प्लेग कांड से है दोस्तों। इसमें दो भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। इन दोनों ने मिलकर मतलब रैंड और एस्ट दोनों को गोली मार दी दोस्तों और उनकी हत्या कर दी। तो इस कांड को दोस्तों, ये जो आपका प्लेग कांड है, पहली आतंकवादी क्रांतिकारी घटना भी इसको बताया जाता है। 1896-97 की बात है, तो ध्यान रखिएगा। चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, और जो अंग्रेज की तरफ से जो अध्यक्ष थे रैंड और एस्ट की हत्या के मामले में इन दोनों को फिर बाद में फांसी भी दे दी गई थी। तो ये प्लेग कांड से ही रिलेटेड थे चापेकर बंधु। ऑलराइट, तो नॉन डिस्पोजल के कारण आपका प्लेग फैल सकता है। देखिए और अच्छे से जानते हैं इसको। पीपुल हु ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर और एट फूड
washed in contaminated water can develop टाइफाइड। देखिए अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहा है, कोई भी गंदा जल अगर मतलब पी रहा है, या कंटामिनेटेड फूड भी हो सकता है, ऐसा भोजन जो कंटामिनेटेड हो, मतलब सही से धोया हुआ नहीं गया हो। जैसे आप मार्केट में अगर कुछ खा लेते होंगे दोस्तों, तो अच्छे से उसको वाश भी अगर नहीं करता है, पानी भी उसका गंदा ही रहता है, ओके, कहीं से वो पानी ले आता है, बड़ा ही स्थिति खराब हो चुका है सब जगह का, तो उसे टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड फीवर एक प्रकार का फीवर है, बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड खाने से आपको टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट है, यूजुअली हो ही जाता है अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर वगैरह यूज़ करता है, कोई आप दूसरे सिटी में गए, सही से अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिए तो ये अक्सर हो ही जाता है, बुखार होता है, कभी कभी लंबा भी चलता है। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट क्रिएट ए कंटामिनेटेड एटमॉस्फेरिक विच कैन ए कैटलिस्ट फॉर रोडेंट रिलेटेड प्लग। देखिए नॉन डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट, यदि सॉलिड वेस्ट का सही से डिस्पोजल नहीं किया जाए, उसका निपटान सही से नहीं किया जाए, तो वो एक कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर पैदा कर देता है, जहाँ पर आपको रोडेंट रिलेटेड प्लेग हो सकता है, जो ऐसा प्लेग जो रोडेंट से फैलता है। ये जूनोटिक डिजीज है, इन दोनों जूनोटिक डिजीज भी बहुत ज़्यादा चर्चा में दोस्तों। मॉन्की पॉक्स आपका जूनोटिक डिजीज था, ओके, क्योंकि ये जानवरों से इंसान में फैलता है। मॉन्की पॉक्स लंपी वायरस जो था जूनोटिक डिजीज ही है, तो ये चूहा के माध्यम से दोस्तों किसी और को मतलब फैल सकता है, चूहा के माध्यम से ये प्लेग फैलता है, इसलिए इसको रोडेंट रिलेटेड प्लेग कहा जाता है, ओके। ए प्लेग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज डेट अफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमंस। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ह्यूमंस और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करता है, ओके। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सिना पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया है यर्सिना पेस्टिस या पास्टोरला पेस्टिस, इसके कारण फैलता है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है या पैरासाइट के कारण होता है या वायरल डिजीज है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन रोडेंट एंड देयर फ्लीज एंड अकर इन मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पाया जाता है? तो रोडेंट के अंदर, मतलब चूहा वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। चूहा हो सकता है, छुचुंदर हो सकता है, इन सब के भीतर ये पाया जाता है। डिफरेंट वेज टाइफाइड फीवर कैन बी कंट्रैक्टेड इंक्लूड यूजिंग ए टॉयलेट। मतलब टाइफाइड कई प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला बात वही कंटामिनेटेड वाटर, या अगर ऐसा भोजन जो बिना मतलब सही से धोया गया नहीं गया तो उसके कारण टाइफाइड हो सकता है। या यूजिंग ए टॉयलेट कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया एंड टचिंग योर माउथ। मतलब आपने टॉयलेट के बाद अपने हाथ को सही से नहीं धोया और अब माउथ को टच कर लिया दोस्तों, तो ये आपके भीतर जा सकता है, इससे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। कई कारण से टाइफाइड हो सकता है। ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स दैट हैव बीन फर्टिलाइज्ड विथ ह्यूमन वेस्ट। ऐसा मतलब भोजन आप खा रहे हैं, रॉ वेजिटेबल, सही से उसको पका के नहीं खा रहे हैं, जिसको ह्यूमन वेस्ट को जो फर्टिलाइज करके, मतलब उससे जो फर्टिलाइजर बना के अगर पैदा किया गया है ऐसा वेजिटेबल, उससे भी टाइफाइड फैल सकता है। कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट, कोई मिल्क प्रोडक्ट हो अगर कंटामिनेटेड हो चुका है, उसके मतलब यूज से भी आपको हो सकता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय सिंगल सेल्ड पैरासाइट। मलेरिया तो जानते हैं कि एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट के कारण होता है, जो कि जिसका जीनस है प्लाज्मोडियम, ओके। तो मलेरिया पैरासाइट जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट के दोस्तों उसके कारण होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मोस्ट कॉमनली थ्रू मॉस्किटो बाइट। ये जो पैरासाइट है यूजुअली किससे ट्रांसमिटेड होता है? तो मॉस्किटो के बाइट से। उसमें भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज, ओके, ध्यान रखिएगा। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से आपका मॉस्किटो जो होता है मलेरिया हो सकता है। और इन दिनों दोस्तों डेंगू बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। तो डेंगू एक वायरल डिजीज, ध्यान रखिएगा। डेंगू बैक्टीरियल या पैरासिटिक डिजीज नहीं है, डेंगू क्या है तो वायरल डिजीज है, जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से होता है। और यूजुअली ये दिन के समय ही काटता है। जो डेंगू का जो मॉस्किटो है ये दिन के समय ही काटता है, और एक वायरल डिजीज है, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें प्लेटलेट का काउंट घट जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजीज ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर के मतलब इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर के पीने से क्या क्या डिजीज हो सकता है। देखिए अगर कोई ड्रिंकिंग वाटर इम्प्योर है, उसमें नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है दोस्तों, तो ब्लू बेबी डिजीज कर सकता है। फ्लोराइड का कंटेंट यदि ज़्यादा है तो फ्रेजाइल बोन्स। देखिए फ्लोराइड का कंटेंट दोस्तों आपका मतलब फ्लोराइड का कंटेंट वाटर में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। ये मतलब होना चाहिए फ्लोरीन का कंटेंट आपके वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में इतना तो होना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट है, इतना होना चाहिए, ओके। इससे कोई परेशानी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा 0.5 से यदि कम हो जाए, 0.5 से कम हो जाए दोस्तों, तो आपका मतलब मॉलिंग ऑफ टीथ, दांत आपका पीला पड़ जाएगा। मॉलिंग ऑफ टीथ फ्लोराइड कंटेंट के कारण होता है, ओके। अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाए दोस्तों, अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो ये डेंटल फ्लोरोसिस कर सकता है, आपका दांत गिर सकता है। तो दांत का जो टूटना, देखिएगा किसी किसी आदमी को बहुत सारा दांत टूट जाता है, तो वहाँ के पानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डेंटल फ्लोरोसिस करा सकता है। अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है तो डेंटल फ्लोरोसिस करा सकता है। लेकिन फ्लोराइड का कंटेंट 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो ये स्केलेटल फ्लोरोसिस करा सकता है, मतलब हड्डी कमजोर हो जाएगा, ओके, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।
इसी प्रकार का एक भी डिजीज है स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये आपके मतलब स्केलेटन सिस्टम को, हड्डी को कमजोर कर देगा। तो फ्लोराइड का कंटेंट आप ध्यान रखिएगा 0.5 से 1.5 मिलीग्राम तक होना चाहिए। 0.5 से कम होगा तो आपका दांतों का पीला पड़ना हो सकता है। 1.5 से ज़्यादा होगा तो दांत गिर सकता है, और 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हुआ तो आपका स्केलेटन हड्डी को कमजोर कर सकता है। ऑलराइट, फ्लोराइड के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये ब्रैकिश वाटर, क्लोराइड आपको ज़्यादा होता है दोस्तों, ब्रैकिश वाटर का यूजुअली ब्रैकिश वाटर में क्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। ब्रैकिश वाटर आप जानते होंगे दोस्तों, ऐसा वाटर जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच का होता है, इंटरमीडिएट का होता है। ओके, हमने बात भी किया था ब्रैकिश वाटर पे लास्ट वीडियो में। देखिए, जो फ्रेश वाटर होता है हमारा दोस्तों, उसमें साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन 0.05% से कम होता है। ओके, और जो हमारा सलाइन वाटर मतलब कह सकते हैं मरीन वाटर, जिसको खारा पानी भी कहते हैं, उसमें साल्ट कंसंट्रेशन आपका 3 से 5% तक होता है। ओके, लेकिन जो ब्रैकिश वाटर होता है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन 0.05 से 3 के बीच होता है। दोनों के बीच का मतलब फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच का जो पानी है, क्या कहिए कि 1 लीटर हम फ्रेश वाटर लेते हैं और 1 वाटर सलाइन वाटर लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तब जो वाटर बनेगा वो हमारा क्या होगा, ब्रैकिश वाटर बनेगा। ओके, और एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन दोस्तों, उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन 5% लेकिन 26 से 28% तक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रैकिश वाटर एक वाटर है जो साल्टी वाटर ही है, जो दोनों का फ्रेश वाटर और आपका जो सलाइन वाटर दोनों के इंटरमीडिएट का होता है, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इस पर क्वेश्चन हम भी सॉल्व किए थे दोस्तों। सल्फेट, एक्सेस ऑफ सल्फेट, यदि सल्फेट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसको लेग्जेटिव इफेक्ट करते हैं दोस्तों। ये लेग्जेटिव इफेक्ट कर सकता है, इसके अंदर आपको ब्लॉटिंग मतलब सूजन हो सकता है, फार्टिंग हो सकता है, टमी क्रैम्प, पेट में ऐंठन पड़ सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है सल्फेट अगर का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो आपके वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज डन एट इंडिविजुअल लेवल। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा चीज़ आप इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर आप कर सकते हैं। क्या वेस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। फोर्थ है 1 और 2। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप इंडिविजुअल लेवल पर तो हम कोशिश करेंगे कि वेस्ट कम से कम जनरेट करें, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा सारा मान लीजिए वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बाद में यूज़ किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का कोई बोतल वगैरह है, अगर अच्छा प्लास्टिक है, थर्मोसेट प्लास्टिक है, ओके, उस प्रकार का प्लास्टिक है जो नॉन डिकम्पोजेबल होता है और एज इट इज़ नेचर में अगर फेंक भी देंगे तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। रिसाइकल इंडिविजुअल लेवल पर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इंडिविजुअल लेवल पर हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस और रीयूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ असेसमेंट दोस्तों 1 और 2 दोनों करेक्ट है। देखिए दोस्तों, वेस्ट क्या होता है, तो एनी अनयूजेबल मटेरियल, कोई भी अनयूजल मटेरियल हमारा वेस्ट है। वेस्ट कई सारे फॉर्म में हो सकता है, आपका सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैसेस वेस्ट हो सकता है। सॉलिड के अंदर आपका जैसे वेजिटेबल पिल्स हो गया, ट्रैश कैंस हो गया, म्यूनसिपल वेस्ट बहुत सारा है, वो आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। लिक्विड वेस्ट में आपका डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हार्मफुल रन अप फ्रॉम फील्ड, या आपके घरों से या इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज निकलता है, वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर, वो आपका लिक्विड वेस्ट के अंदर आ गया। गैसेस वेस्ट में आपका हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री जो हार्मफुल गैस निकलता है वो हो सकता है। व्हीकल से, इन दोनों दोस्तों व्हीकल से, ये तो शौक हो गया लोगों का, गाड़ी चलाना एकदम एक्सीलेटर इतना ज़्यादा डाल देता है, धुआं पीछे से निकल रहा है, तो वहाँ से भी कई सारा गैसेज निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये गैसेज आपका वेस्ट हो सकता है। और दिवाली में तो तहलका मचा ही है। ओके, की पॉइंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ अर्बन बॉडीज। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो शहरी निकाय है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 5 R's ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट विच आर, इसको हम जो 5 R वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है उसके थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं। फर्स्ट, रेफ्यूज़। रेफ्यूज़ क्या है, तो देखिए 5 R जो है हमारा, उसमें फर्स्ट 5 R में जो फर्स्ट है रेफ्यूज़, उसमें क्या है, तो रेफ्यूज द यूजेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका जितना ज़्यादा हो सके उसका दोबारा आप यूज़ कर लीजिए। रीयूज ही एक प्रकार से रेफ्यूज है। ओके, तो वो आपका रेफ्यूज है, मतलब जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, जो विनो ना, अगर उसको हम बाहर फेंक भी देते हैं तो डिकम्पोज नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपका रेफ्यूज़ है। एग्जाम्पल जैसे रेफ्यूज़ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड यूजिंग जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स। अगर हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई जूट बैग है उसका हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, रेफ्यूज़ है। इट कैन बी डन एट द पर्सनल लेवल, ये हम खुद भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत लेवल पर इसको किया जा सकता है। सेकंड, रिड्यूस, ये तो बेस्ट टेक्निक है।
इफ़ यूज़र कैन नॉट बी रेफ्यूज कम्प्लीटली, अगर कोई यूज़र सही से उसको रेफ्यूज़ नहीं कर सकता है तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, तो आप उसके कंजम्पशन को ही, उसके उपयोग को ही थोड़ा कम कर दें। ऑब्वियसली ये पूरी तरह संभव नहीं है कि हम वेस्ट जनरेट ही ना करें या हम कंजम्पशन को पूरी तरह से शून्य कर दें, जीरो कर दें, ये संभव नहीं है। बट जहाँ अगर कुछ एक्सेस हो रहा है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रेड्यूसिंग द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसका कोशिश करेंगे जितना कम से कम उपयोग हो हम उसका यूज़ करें। जैसे इस चीज़ को तो बिल्कुल दोस्तों कम किया जा सकता है। यदि हम कोई भी मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो अपने घर से यदि हम झोला बैग वगैरह लेके जाए हैं तो ऑब्वियसली सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पास नहीं आएगा, उससे क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका यूज रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ आवश्यकता है तो वहाँ जो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, सब्जी आलू प्याज वगैरह अपने झोला में ला सकते हैं। ओके, जो बड़ा बड़ा चीज़ है उसको तो हम ला सकते हैं दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए तो प्लास्टिक नीड है, तो वहाँ तो मतलब एक समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ किया जा सकता है वहाँ करना चाहिए और इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी पर्सनल लेवल पे किया जा सकता है। थर्ड है रीयूज, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू यूज ए सब्सटेंस फॉर ए लॉन्ग एज इन मैनी वेज एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके, जितना भी तरीके आपको पता है उसको रीयूज करने का, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे रीयूज रैपिंग पेपर, प्लास्टिक बैग बॉक्सेज, रैपिंग पेपर का हम रीयूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग का हम रीयूज़ कर सकते हैं, कोई सारा प्लास्टिक का बॉटल वगैरह हम सब यूज़ करते ही हैं, ये भी हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है रीपर्पस, फॉर एवरी आइटम दैट कांट बी रिफ्यूज रिड्यूज और यूज्ड ट्राई रीपर्पोजिंग इट, अगर किसी भी आइटम का हम ना ही रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही रीयूज़ कर सकते हैं, उसका हम रीपर्पसिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ट्राई यूजिंग वास्ड प्रिंटर पेपर फॉर स्क्रैप पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेज और स्टोरिंग सप्लाइज, बाइंडर क्लिप्स टू होल्ड पावर कोड्स। जैसे जो वेस्टेड प्रिंटर पेपर होता है और स्क्रैप पेपर होता है, कार्डबोर्ड बॉक्सेज होता है, इन सब चीज़ों का हम बाइंडर क्लिप्स के यूज़ में इस्तेमाल में कर सकते हैं पावर कोड को होल्ड करने के लिए। ऑल राइट, इट कैन बी डन एट पर्सनल लेवल, ये भी हम पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं। रिसाइकल इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल मेथड, मतलब पर्यावरण, ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है ये डिस्पोजल मेथड, विच मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम इट, वेस्ट को हमको कलेक्ट करके उसे कुछ नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे उससे हम। एग्जाम्पल जैसे रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास कैन बी मेड टू प्रोड्यूस न्यू ग्लासेस, जार्स एंड बॉटल फॉर टाइटल्स, ग्लास का हम रिसाइकल करके उससे नया हम ग्लास बना सकते हैं, टाइल्स वगैरह बना सकते हैं। दिस इज यूजुअली डन एट रिसाइकलिंग प्लांट, ये अपने घर में नहीं किया जा सकता, इसके लिए रिसाइकलिंग प्लांट भेजना पड़ेगा। द सोर्स रिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एट एन इंडिविजुअल लेवल, जो सोर्स रिडक्शन है, आप अपने सोर्स पे ही वेस्ट को रिड्यूस कर दें, ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है एट इंडिविजुअल लेवल। कुछ इन्फॉर्मेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, तो मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट, जितना ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसको कम से कम करना, रिकवरिंग वेस्ट मटेरियल एंड फाइंडिंग वेस्ट टू रिसाइकल देम, वेस्ट मटेरियल को रिकवर करके और कई सारा तरीका मतलब सृजित करना, क्रिएट करना, जिससे हम उसका रिसाइकल कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सेफली एंड इफेक्टिवली, वेस्ट का अगर कोई है ही तो उसको हम सेफली और इफेक्टिवली उसको हम डिस्पोज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारा मतलब हेजार्डस वेस्ट का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताया गया है, उसको मैच करना। आसान क्वेश्चन है, हमने इस पर कई बार चर्चा भी किया है, पूरे हेजार्डस वेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए हेजार्डस वेस्ट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इग्निटेबल, मतलब जो इन्फ्लेमेबल हो, जो आसानी से आग लग सके जिसमें, तो ये आपका हो गया एबल टू सस्टेन कंबसन, तो फर्स्ट का 4 हो गया दोस्तों। कोरोसिव, जो मतलब हम बताए थे जैसे एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है दोस्तों, कोरोसिव होता है, उसको जिस जार में रख दीजिए, यूजुअली तो ग्लास जार में रखा जाता है, उस पर नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन प्लास्टिक के जार में यदि उसको रख दीजिए दोस्तों तो पूरी तरह से उसको कोरोसिव कर देगा, मतलब उसमें छेद कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो कोरोसिव का मतलब डिस्ट्रॉय कंटेनर जिसमें रखा गया उस कंटेनर को खराब कर सकता है, इसके लिए स्पेशल कंटेनर बनाया जाता है, तो बी का 3rd। रिएक्टिव, जो अनस्टेबल हो, जो वेरी अनस्टेबल दोस्तों, जो आसानी से रिएक्शन हो जाए उसको हम रिएक्टिव कहते हैं, तो सी का 1st। और टॉक्सिक, कॉज ए सीरियस हेल्थ इशूज, कई सारा मतलब हेल्थ इशू आपको क्रिएट कर सकता है, तो आपका टॉक्सिक हो गया डी का 2nd। ओके, तो 4 3 1 2, देखिए 4 3 1 2 कहाँ पर है, तो 3rd ऑप्शन में 4 3 1 2, ये हमारा करेक्ट हो गया। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार दोस्तों। हेजार्डस वेस्ट, जो वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट, ऐसा वेस्ट, ये कई बार बातचीत कर चुके हैं दोस्तों, पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट मतलब सही उसको बहुत बुरी तरह से उसको प्रभावित करे, उसके लिए खतरा पैदा कर सके। इग्निटेबल का मतलब देखिए, इग्निटेबल वेस्टेज कैन क्रिएट फायर अंडर सर्टेन कंडीशन एज स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो आग पैदा कर सकता है स्पॉन्टेनियसली, खुद से आग पैदा कर सकता है दोस्तों, स्पॉन्टेनियसली अपने आप से
कंबस्टेबल एंड आर एबल टू सस्टेन कंबसन, मतलब जिसमें आसानी से आग लग सके, वो इग्निटेबल है। दे हैव ए फ्लैश पॉइंट ऑफ लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें फ्लैश पॉइंट जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कैच फायर इजिली, आसानी से मतलब आग इसमें पकड़ लेता है। 60 डिग्री सेल्सियस का ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, एग्जाम्पल वेस्टेज ऑयल एंड जो वेस्ट ऑयल है और यूज सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वगैरह सब में भी आग आसानी से लग सकता है। आपने घरों में कभी थीनर का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों, दीपावली के समय में पेंट जब कर रहे होंगे तो थीनर में देखिएगा आसानी से इसमें आग पकड़ लेता है, तो वो क्या है, हैजार्डस वेस्ट है, इग्निटेबल है। नेक्स्ट कोरोसिव, कोरोसिव सब्सटेंस हैव द एबिलिटी टू एड थ्रो कंटेनर्स विच कैन काउज लीकेज और हार्मफुल मटेरियल। ये क्या होगा, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी में उसको लीकेज कर देता है। ओके, जैसे कि हार्मफुल हो सकता है, इट डिस्ट्रॉय कंटेनर, मतलब कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ए कोरोसिव लिक्विड हैज़ ए pH ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5। हमने बात किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपका कोरोसिव नेचर का हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 2 से कम 1-2 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस 12.5 या 12.5 से 14 तक हो सकता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जिसका pH 2 और 12.5 से 2 से नीचे हो या 12.5 से ऊपर हो, आपका कोरोसिव नेचर का होगा। और हैज़ द एबिलिटी टू कोरोड स्टील, देखिए स्टील को भी ये कोरोड कर सकता है। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। नेक्स्ट आपका रिएक्टिव, इट रिएक्ट स्ट्रांगली विथ वाटर, वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। एक्सप्लोड ऑन रिएक्शन विथ अदर केमिकल्स, और कुछ दूसरे केमिकल्स के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर सकता है। डीज आर वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन ऑपरेशंस यूज साइनाइड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड साइनाइड इज हाईली रिएक्टिव। TNT का यूज बॉम्ब बनाने में भी किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलिन होता है मोस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड साइनाइड इज हाईली रिएक्टिव, साइनाइड हो गया, TNT हो गया, सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट टॉक्सिक, तो टॉक्सिक में है इट डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इंजरी आफ्टर इंटरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स, मतलब किसी एनिमल या ह्यूमन बींग्स में किसी प्रकार की इंजरी से अगर ये आपके अंदर चला गया तो ये आपको हार्मफुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस सिम्टम ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कई सारे आपको मेटाबॉलिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे पॉइजनिंग आपके लिए मतलब पॉइजन का काम कर सकता है। डिजीज हो सकता है, कई सारा म्यूटेशंस कर सकता है, जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशंस कर सकता है, DNA या RNA को आपको चेंज कर सकता है। कैंसर और माल फॉर्मेशंस, कई प्रकार कैंसर भी कॉज कर सकता है। ओके, माल फॉर्मेशन मतलब आपके सिस्टम को ही गड़बड़ कर देगा, किडनी को गड़बड़ कर देगा, लीवर को गड़बड़ कर सकता है। ऑल राइट, इट कॉज सीरियस हेल्थ इशूज, कई सारी बीमारी कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे यूज्ड सिरिंज कैरिंग द वेस्ट कंटेनिंग डेंजरस पैथोजेंस, अगर हम कोई यूज्ड सिरिंज जिसका यूज़ कर लिया गया है उससे अगर किसी दूसरे पेशेंट को हम मतलब उसका यूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली पहले में जो पेशेंट का यूज़ किया तो उसमें कई सारा पैथोजन होगा, तब तो वो पेशेंट था, और उसमें दूसरे का उसका यूज़ हम दूसरे पेशेंट के लिए भी कर लें तो ये उसमें भी डिजीज कॉज कर सकता है, तो कई सारा हेल्थ प्रॉब्लम कम कर सकता है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व किए हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, ओके, थोड़ा समझाना पड़ता है, वीडियो लंबा हो जाता है तो और आगे डिस्कस करते हैं तो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो ठीक नहीं होता है। ओके, आपके लिए भी मतलब पढ़ने में इतना सहज नहीं होता होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक इतना देखिए, आगे हम और डिस्कस करेंगे। कोई मतलब समझने में कहीं प्रकार कैसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा, आपको कैसा मतलब पढ़ने के बाद कैसा फील होता है, जरूर फीडबैक दीजिएगा अपने अनुसार जो भी आपको लगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।